आप सभी लोग जानते हैं कि गाड़ी या मोटरसाइकिल के डिज़ाइन के अंदर कोई ना कोई इनोवेशन वाला चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन सवाल ये है कि साइकिल का क्या। आए आज आपको कुछ ऐसे यूनिक साइकिल के डिज़ाइन दिखाते हैं जो कि प्रैक्टिकल ना होने के साथ साथ स्टूपिड भी थे। चलो, साइकिल की पोर्टेबिलिटी तो फिर भी समझ में आती है, पर ये क्या है? अभी सब्र करो, केकड़ा साइकिल अभी बाकी है। फिर ये है आधे टायरों वाली बाइक जो कि इस महान साइंटिस्ट ने इजाद की थी, और ये चलती तो है लेकिन इतना स्लो कि पैदल बंदा इससे आगे निकल जाए। फिर दूसरी है ये पैडल के बगैर साइकिल, जिसके अंदर ना तो पैडल है ना कोई सीट, और ये साइकिल से ज़्यादा कोई टॉर्चर देने वाली मशीन लगती है। और ये सोचकर बनाई गई थी कि चलने वाला खुद भी चले और साइकिल को भी अपने कंधों पर उठाकर इसके साथ चले। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि ये बंदा इस साइकिल को लेकर जा रहा है या फिर ये साइकिल इस बंदे को। फिर ये है एक बड़े और एक छोटे टायर वाली साइकिल जो कि आपने अक्सर कार्टून्स के अंदर देखी होगी। ये उस वक्त एग्जिस्ट करती थी जिस वक्त साइकिल को इजाद किया गया था, यानी उस टाइम के अंदर जब गियर्स भी इजाद नहीं हुए थे। और जरा देखें ये कितनी ऊंची है, जिस पर बैठकर आपको सबसे पहले यही ख्याल आएगा, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और आपकी तरह भी इसको देखकर मेरा यही सवाल था कि इसको बनाया क्यों गया। मतलब एक तो इसके अंदर चैन नहीं है और ये डायरेक्ट पैडल से चलती है, और अगर चलते चलते इसके सामने अचानक से कोई गड़ा आ जाए तो यकीनन। फिर इसके बाद आती है ये महान लेट कर चलने वाली बाइक जिसके पैडल बहुत ही पीछे लगे हुए हैं, और ना ही इसके अंदर कोई सीट है, मतलब बिना सीट के साइकिल। इमेजिन करें कि इसी तरह की एक बाइक पर अचानक से कोई बंदा रॉकेट की तरह आपके सामने से हेलमेट पहनकर गुजरे, तो आपका इसको देखकर रिएक्शन क्या होगा, और पता नहीं जंप पर इस बंदे का क्या हाल होता होगा। और शेयर करें इस साइकिल को उस बंदे के साथ जिसको आप ये गिफ्ट करना चाहते हैं। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीज़न 2 पार्ट 45 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज़ और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, बवाल चीज़ है बे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। क्या आप जानते हैं कि रॉकेट और मिसाइल के अंदर डिफरेंस ये होता है कि मिसाइल टारगेट की तरफ फायर किया जाता है और इसी को फॉलो करता है, जबकि रॉकेट बिना टारगेट के सीधा आगे की तरफ बढ़ता है जहां पर यह फायर किया जाए। आमतौर पर खबरों में जब भी मिसाइल के साथ सोनिक, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल का टाइटल लगाया जाता है तो आम लोगों के लिए ये सब मिसाइल एक जैसे ही होते हैं, पर इन रियलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क। और यही फ़र्क जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस तरह से लिक्विड को लीटर के अंदर, वज़न को किलो के अंदर और फासले को मीटर और किलोमीटर के अंदर नापते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से मिसाइल की स्पीड को माक के अंदर काउंट किया जाता है। माक 1 का मतलब है कि ये मिसाइल स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड यानी 1235 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ सकती है। और बिल्कुल इसी फार्मूला के मुताबिक माक 5 स्पीड का मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा तेज़, यानी तकरीबन 6000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से भी ज़्यादा। माक 1 मिसाइल की स्पीड अगर ये होती है तो माक 5 की स्पीड ये होती है। और माक 5 या फिर इससे ऊपर के मिसाइल को हाइपरसोनिक कहते हैं, और इसकी स्पीड इस कदर तेज़ होती है कि ये आंखों को नज़र ही नहीं आता। और यही हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो कि इस वक्त ईरान इसराइल की तरफ फायर कर रहा है, जिसको इंटरसेप्ट करना इसके लिए इंतहाई मुश्किल होता है। और इन मिसाइलों के नाम है फतेह 1, फतेह 2, और इनकी स्पीड तकरीबन 13 से लेकर 15 माक के दरमियान है। जी हाँ, आपने सही सुना, 15 माक तक, जो कि 1500 किलोमीटर तक जा सकते हैं। और जैसे ही अपने टारगेट पर पहुंचते हैं तो अमेरिका और इसराइल की स्टॉक मार्केट कुछ इस तरह से क्रैश कर जाती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में अब तक बनाया गया सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया के पास है, जिसकी स्पीड है माक 27। जी हाँ, 27। इसका मतलब है कि 25,000 से 33,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड। और इसका साफ मतलब है कि इस्लामाबाद से लंदन सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर, और इंडिया से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 मिनट के अंदर। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद नहीं है, जबकि इंडिया के पास एक मौजूद है जो कि इसने रशिया के साथ मिलकर बनाया है, और इसकी स्पीड है माक 8। और इस मिसाइल का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आजकल जंग की वजह से हर जगह पर ऑयल ही डिस्कस हो रहा है, और हर शख्स यही सोचता है कि शायद दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिलने वाला ऑयल एक ही जैसा होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये फ़र्क आपको इस इमेज को देखकर बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा।
देखें, इस कच्चे तेल या फिर क्रूड ऑयल की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये किन जानवरों के फोसिल से कितने टाइम के अंदर मिलकर बना है, यहाँ पर प्रेशर कितना था और टेम्परेचर कितना था, और इसके बनने में कौन कौन से एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं। और ये ऑयल जितना ज़्यादा गहराई से प्रेशर से निकला होगा और जितना ज़्यादा गाढ़ा कम होगा, ये उतना अच्छा और हाई क्वालिटी का होगा, क्योंकि इसको रिफाइन करने पर खर्चा कम से कम आएगा। इसके अलावा इस ऑयल के अंदर जितना सल्फर कम होगा, इसकी रिफाइनिंग पर पोल्यूशन भी कम फैलेगा, और इसीलिए गाढ़े ऑयल के अंदर आप देखेंगे कि सल्फर ज़्यादा होता है। और अगर इसी हिसाब से देखें तो दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑयल अमेरिका के पास है, और फिर इसके बाद ईरान और मिडिल ईस्ट का ऑयल बिल्कुल एक जैसा है, यानी मीडियम क्वालिटी का, जबकि वेनेजुएला की क्वालिटी सबसे बुरी है। अब देखा जाए तो रशिया का ऑयल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हर उस मुल्क के अंदर जो कि इस ऑयल को अपने मुल्क में इंपोर्ट कर रहा है, उसके पास इसको साफ करने की मशीनरी मौजूद है। इसीलिए हम देखते हैं कि रशियन ऑयल ज़्यादा तादाद के अंदर और डिस्काउंट पर बिकता है। लाइक इंडिया, चाइना, टर्की इसके सबसे बड़े खरीदार हैं, और इस हर एक मुल्क के अंदर इसको साफ करने की रिफाइनरी मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि सऊदीया का सबसे मशहूर प्रोजेक्ट दी लाइन सिटी, जो कि 170 किलोमीटर लंबी लाइन जो कि दोनों तरफ से शीशे से बनी सराह के बीचों बीच मौजूद थी और एक साइंस फिक्शन दुनिया का ख्वाब दिखाती थी, अब इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया गया है। अभी की खबरों के मुताबिक इस 170 किलोमीटर लंबे शहर को बस 2 से 3 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया है, जिसके अंदर 90 लाख लोग रहने थे, अब वहाँ पर सिर्फ 3 लाख लोग रहेंगे। आपको बताता चलूँ कि ये मंसूबा और बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक मंसूबों का एक मजमुआ था जिसको नियोम सिटी कहते हैं, और ये सऊदी अरेबिया के विजन 2030 का हिस्सा था, जिसके मुताबिक सऊदी अरेबिया को अपने ऑयल की इनकम से हटकर अपनी आमदनी को टूरिज्म पर शिफ्ट करना था, बिल्कुल दुबई की तरह। क्योंकि सच ये है कि सऊदी अरेबिया की 80% आमदनी आज भी ऑयल से ही होती है, और दुनिया तेज़ी से बदल रही है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ने से और ऑयल रिजर्व कम होने के बाद, कंपटीशन बढ़ने के बाद सऊदी अरेबिया को ये स्टेप आज नहीं तो कल उठाना ही था। और इसलिए विजन 2030 के तहत ना सिर्फ टूरिज्म बल्कि हेल्थ, फाइनेंस और बहुत कुछ नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का इसने फैसला किया। और अगर सिर्फ टूरिज्म की बात करें तो नियोम सिटी के नाम से बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे। आप जो ये 26,500 स्क्वायर फीट का एरिया देख रहे हैं, जो कि रेड सी के करीब मौजूद है, तबूक के पास, जहां पर ये नियोम सिटी बनना था। इसी जगह पर रेड सी को क्रॉस करके बिल्कुल सामने शर्मुल शेख का टूरिज्म का इलाका मौजूद है, जो कि मिस्र के अंडर आता है, जहां पर एक ब्रिज के जरिए इन दोनों को कनेक्ट करना था ताकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। इसी नियोम सिटी के लिए 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे। मिसाल के तौर पर टॉर्जिना, पहाड़ों का ठंडा एरिया जहां पर मसनूई बर्फ़ और होटल इंडस्ट्री को बनाया जाना था, जहां पर टूरिज्म को बढ़ाने का प्लान था। फिर दूसरे का नाम था ऑक्सीजन, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया और इनोवेशन और रिसर्च का हब होता और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक पोर्ट। फिर इसके बाद सिंधाला लग्जरी रिसोर्ट, जो कि पूरी अपनी अलग से कम्युनिटी रखता होगा। पर इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे अहम था लाइन सिटी, जो कि 2040 तक बनकर तैयार होना था, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह दिखाई देता था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन के मुताबिक इस शहर के अंदर पूरी दुनिया से 90 लाख लोगों को लाकर बसाने का मंसूबा था, जिसको अब सुकेड़ कर 3 लाख लोगों तक महदूद कर दिया गया। ये शहर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी और इसके साथ साथ एआई पर बेस करता था, जिसकी पूरी लाइन के अंदर सिर्फ 20 मिनट के अंदर ट्रैवल करना पॉसिबल था। पर जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अब तक की खबरों के मुताबिक यहाँ के तकरीबन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है, जो कि टोटल $1 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट थे। और वजह बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसकी 3 मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नंबर 1, जितनी लागत सोची थी इससे कई सौ गुना ज़्यादा खर्चा आ रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए सोचा गया था कि ये $500 बिलियन के अंदर मुकम्मल होगा, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि $505 ट्रिलियन के अंदर ये मुकम्मल हो सकता है। जी हाँ, बिलियन नहीं बल्कि $505 ट्रिलियन। और आपको मज़े की बात बताऊं कि पूरी दुनिया की टोटल आमदनी या फिर जीडीपी 100 से लेकर 120 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। चलो फिर भी हाइपोथेटिकली हम ये सोच लेते हैं कि इतना पैसा आ भी जाए तो इंजीनियर्स के मुताबिक इसको मुकम्मल करने के अंदर 90 साल का टाइम चाहिए, 90 साल का। पर फिर भी हमने देखा कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए कंपनीज ने मोहम्मद बिन सलमान से झूठ बोला, गलत फिगर्स और अंदाजे बनाकर लफ्ज़ों का हेर फेर किया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ के मिस्त्री भी करते हैं कि एक बार झूठ बोलकर कम पैसों के अंदर काम शुरू करवा दें तो इसके बाद इसकी खाल खुद ही उतार लेंगे, मजबूरी के अंदर ये खुद ही पे करेगा। सऊदीया के साथ भी कुछ ऐसा ही हाथ हुआ है। नंबर 2 रीज़न ये है कि इन्वेस्टर बहुत ही सियाने होते हैं। इनको ये समझ आ गई थी कि ये प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकली तौर पर पॉसिबल नहीं है और इसीलिए कोई इन्वेस्टर ही इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं हुआ। और सऊदी अरेबिया के लिए अकेले इसकी लागत का बोझ उठाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो इसके मुल्क के अंदर महंगाई होगी, हेल्थ, डिफेंस जैसी चीज़ें कंप्रोमाइज होंगी। और नंबर 3 रीज़न ये है कि जिस सराह के अंदर ये सब कुछ बनाया जा रहा है वहाँ पर ये सब चीज़ें बनाना पॉसिबल ही नहीं है।
मतलब आप इमेजिन करें कि सहरा की दूर दराज जगह जहाँ पर पानी, बिजली, सड़कें, मजदूर लाना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है। कोई 5-10 नहीं, 50 नहीं, बल्कि पूरे 170 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर ऊंची मिरर दीवारों को बनाना इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। मटेरियल की कॉस्ट, ज़मीन का नरम होना, सराई ज़मीन होना, इसकी कीमत, टेक्नोलॉजी और मजदूरों की लागत असल कीमत से अंदाजे से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है। अब तक सऊदी अरेबिया ने इस प्रोजेक्ट पर $50 बिलियन यानी इस प्रोजेक्ट का तकरीबन 10% खर्च कर दिया है, लेकिन अभी भी 2.4 किलोमीटर की बुनियादें ही बनी हैं और इसी वजह से मजबूरी के अंदर इसको 2 से 3 किलोमीटर छोटा कर दिया गया है। शायद इसको बनाते ही ना, लेकिन अब क्योंकि पैसा लग चुका है तो मजबूरी के अंदर इतना बनाया जा रहा है। अब फ्यूचर के अंदर शायद आने वाले टाइम के अंदर अगर ईरान जंग के बाद हालात बेहतर होते हैं, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, इन्वेस्टर राजी हो जाते हैं, तो शायद इस पर दोबारा काम होता हुआ हमें नजर भी आए, वरना अगर मौजूदा हालात की बात करें तो इसके बनने की उम्मीद बहुत ही कम नजर आती है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।